Assalamu alaikum students. Our today's topic is Iran is a Cold War. Yesterday we have thoroughly discussed Cold War and deterrence and human survival. Now today we will learn more about the Iran is a Cold War. जैसा कि हमें मालूम है कि कोल्ड वार it led to several critical conflicts. यानी इनमें कोल्ड वार के नतीजे में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए, लेकिन नन ऑफ द एनी क्राइसिस लेड टू अनदर वर्ल्ड वार. यानी कि जितने भी क्राइसिस हुए या जितने भी तजाद पैदा हुए, लेकिन किसी ने एक और जंग का सोचने इसके किसी के दिमाग में अब नया वर्ल्ड वार नए वर्ल्ड वार के मुतालिक किसी ने भी अब नहीं सोचा. तो इसका ये मतलब हुआ कि इसके बहुत सारे एरियाज थे, सेवरल एरियाज वेयर द सुपर पावर्स वेयर पॉइज्ड विद डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट. इन्हें डायरेक्ट इनमें तजाद तो होता था. इसमें से ख़ास तौर से कुछ ऐसे भी तजाद थे, कुछ ऐसे कन्फ्रंट्रेशंस थे जैसे कि 1950 to 1953 में मैं कोरियन कन्फ्रंट्रेशन था, या इसी तरह से बर्लियन कन्फ्रंट्रेशन 1958 to 1962 में हुआ. कांगो अर्ली 60s में एक और कन्फ्रंट्रेशन, कांगो कन्फ्रंट्रेशन जिसको बोलते, या क्यूबा, या इसी तरह से वियतनाम का 1965 से 75 तक. अफ़गानिस्तान का एक मसला और पैदा हुआ 1979 से लेके 89 तक परहैप्स एंड सो ऑन. लेकिन इन इतने सारे तजाद के बावजूद भी किसी एक सुपर पावर्स में कभी भी ये वहम गमान पैदा नहीं हुआ कि हम कोई दूसरा जंग छेड़ने जा रहे हैं. तो at times the crisis depends to such an extent that neither side was ready to revolt. यानी कि टेंशन तो दोनों में था, दोनों ये चाहते थे कि एक दूसरे को हम नीचा दिखाएं, लेकिन अब और एक जंग बर्दाश्त करने की इनमें तो सलाहियत नहीं थी. तो ये जो एरियाज ऑफ कोल्ड वार है, इट रेफर्स टू द एरियाज वायर क्राइसिस एंड वार थ्रेटन टू ऑकर बिटवीन द अलायंस पार्टनर्स. लेकिन जो दोनों पार्टनर्स थे और जो इनके छोटे छोटे स्मॉल कंट्रीज जो थे, जो इनके अलाइज थी, उनको कभी कभार डर लगता था कि कहीं कोई बड़ा जंग न हो, कहीं ऐसा हादसा न हो कि उस सब स्मॉल कंट्रीज और ये दोनों पावर्स भी उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़े. तो इस लिहाज से उन्होंने एक वाइटल रोल, उनको इस और एक जंग छेड़ने में एक वाइटल रोल उन्होंने एक वाइटल रोल इसमें प्ले किया. तो एट टाइम्स देयर वर ह्यूज मिलिट्री बिल्डअप एंड ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट. यानी क्या मतलब है इसका कि दोनों सुपर पावर जो थे वो अपने आर्म्स या मिलिट्री फोर्सेस को वो इकट्ठा करने में तो लग गए. अपनी तरफ से पूरी उन्होंने ये कोशिश की कि हम दिफाई अंदाज से, मिलिट्री हिसाब से एक दूसरे से सबकत हासिल करें. तो क्या हुआ, इन सारे सर्कमस्टेंसेस में जो दोनों कंट्रीज़ के जो दोनों ब्लॉक थे, इसमें से कहीं ऐसी कंट्रीज़ भी थी जो नॉन अलाइनेड कंट्रीज़ थी. उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल इस टेंशन को रिलैक्स करने में बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया. एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे कि हमारा जो पहला प्राइम मिनिस्टर था पंडित जवाहरलाल नेहरू, who played an important role in mediating between the Korean during the Korean crisis. मैंने अभी आपको पहले बताया कि कोरियन क्राइसिस जो थी वो 1950 से 53 तक
कोरियन कन्फ्रंटेशन था, तो उसको रिड्यूस करने में, उसमें जो टेंशन था उसको रिड्यूस करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत ही रोल पैदा किया। और एक मिसाल और भी हम दे सकते हैं, जैसा कि कांगो क्राइसिस जो थी, कांगो कन्फ्रंटेशन, उसमें जो अर्ली 60s में हुआ, उसमें किसने जो उस टाइम का यूएन जनरल सेक्रेटरी था, यूएन जनरल सेक्रेटरी ने उसको, उस टेंशन को रिड्यूस करने में बहुत ही अहम रोल निभाया। तो उस हिसाब से कि एरियंस ऑफ कोल्ड वार जो था उस टाइम, ये जो लॉजिक था उसका वो रेस्ट्रेंट हो गया, यानी वो मिनिमाइज हो गया। और ये जो कोल्ड वार था ये कंटिन्यू तो कोल्ड वार बहुत जो 1960s से आगे 60s 70s 80s तक भी ये कोल्ड वार चलता रहा। तो उसमें क्या हुआ कि जो दोनों सुपर पावर्स थे, इट लेड देम टू आर्म देमसेल्व्स एंड बी रेडी फॉर ए वार कंटिन्यूसली, यानी कि उन्होंने अपने आप को पूरे तरीके से, अपने आप को उन्होंने मुनज़्ज़म किया, दिफाई अंदाज में भी, और अपना फौज और जितने भी आर्म्स रेस थी उनको अपने मुल्क को, अपने ब्लॉक को पूरी तरह उन्होंने इसको फिट कर दिया। तो जो बोथ साइड्स थे, दोनों के दिमाग में कभी ये शुबा होता था कि अगर एक ब्लॉक ने ज़्यादा आर्म्स या ज़्यादा फौज इकट्ठे की तो हमें कहीं नुकसान न उठाना पड़े। तो क्या था कि बोथ द कंट्रीज, यूएसए, बोथ द सुपर पावर्स यूएसए एंड यूएसएसआर, इन्होंने न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर सर्टन न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वेपन्स थे, तो जमा तो उन्होंने बहुत सारे किए, लेकिन उसको इस्तेमाल